बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस से आज खिताब किया, जिसमें कहा कि एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा और एक के लिए खिलाफ होता है। सच क्या है अल्लाह ताला ही जानते हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब रास्ता दुबई से लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर मुबैना तौर पर कैदियों को छुड़वाने के लिए हमला किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने आज फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब भी किया, जबकि फुल कोर्ट रेफरेंस में आज 5 जजेस की अदम शिरकत भी रही है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो वाकया पेश आया भी अफसोसनाक, ये एक इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये एक मुजरिमाना फेल है जी। और इसमें जो भी मुलविस है इसकी तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए। इसको कोई सियासी रंग नहीं देना चाहिए। ये जो कैदियों का भी इशू और इसको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ इसको देखना चाहिए, एक मुजरिमाना फेल के तौर पे, सियासत से हट के जो भी है, लेकिन प्रॉपर तहकीकात के बाद। दूसरी जो बात है वो ये है कि फायसा साहब रुखसत हुए। मुझे नहीं पता तारीख उनको किस तरह से याद रखेगी, लेकिन ये है कि मैं कम से कम उन गुनाहगारों में हूँ जिन्होंने खान साहब से काफ़ी मैं उलझा हमेशा कि फायसा साहब जो हैं उनके रेफरेंस के मामले पे बहुत उलझा खान साहब से। और खान साहब का ये कहना था कि यार ये तो मुझे पता नहीं है, मैं भी नहीं चाहता कि ये रेफरेंस बने, ये तो रेफरेंस मेरे पास आया है और मैं तो खुद खान साहब भी नहीं चाहते थे। ये भी एक कमाल की बात है, खान साहब ने ये बात, और ये फायसा साहब भी जानते हैं कि खान साहब भी नहीं चाहते थे। उनको बल्कि पता भी नहीं था कि फायसा साहब कोई मतलब इस तरह का कोई रेफरेंस वगैरह बन रहा है। लेकिन फिर फायसा साहब ने बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो होता है ना कि आप आइन और कानून के तहत करें और वो बिल्कुल मुनासिब बात है जी। लेकिन आइन और कानून से ज़्यादा अदल और इंसाफ की बात होती है। ये कागज़ के टुकड़ों में जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये कागज़ के टुकड़े, ये मैन मेड कवानीन है, ठीक है जी। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि अदल और इंसाफ करो। ये आर्टिकल 6 और 8 और 5 और 10 नहीं, ये कागज़ के टुकड़े तो ये अभी क्या हुआ है, ये क्या स्याबा मचा है इस पार्लियामेंट के अंदर, तभी तय नहीं हो रहा कि आईनी बेंच कौन से बनेंगे तो क्या होगा। अदल और इंसाफ करो। और काजी साहब जो हैं वो शायद बहुत ही ज़्यादा आइन के अंदर और उसकी शिकें तलाश करते रहे, लेकिन यह है कि अदल और इंसाफ हैं, आदिल हैं। काजी, आपको जितने बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी फिर जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो काजी साहब, मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह शायद आइन और कानून के टुकड़े, पर्चों के टुकड़े वो पढ़ते रहे और उसमें तलाश करते रहे कोई चीज़। मैंने कभी किसी शख्सियत के बारे में ऐसी बात नहीं की। अजमल मियाँ साहब को भी और सज्जाद अली शाह साहब भी और बाकी जज साहिबान जो मौजूद हैं या नहीं हैं, नसीम हसन शाह साहब से लेके बहुत से लोगों से मुलाकातें रही सालों में, लेकिन मैंने कभी, यानी चाहे वो माशाल्लाह दौर में हो या बाद में, इस किस्म की एक पर्सनैलिटी जो है वो, मैं काजी साहब बसद एहतराम अच्छे शख्स होंगे ज़ाती ज़िंदगी में, लेकिन ये है कि वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी से हट के, मैं देखें ये सारी बातें छोड़ दें, बल्ला छीना, ये छीना, वो चीज़ छोड़ दें, ये बल्ला छीना, ये आइन क्या कहता है, मखसूस नशिस्तें, ये काजी साहब खुद क्या सोचते हैं, ये बात इम्पॉर्टेंट है। क्या वो समझते हैं कि वो उन्होंने इंसाफ किया? अगर समझते हैं वो, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने खुद इसका जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन खल्क़ खुदा जो है वो उनकी नज़र मतलब लोग देखते ही रह गए और काजी साहब अपनी ही ज़ात में मगन रहे। इंसाफ क्या दिया? मैंने आपसे कहा नहीं, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें तरफ आप मतलब है कि अपने उसमें लगे हुए थे, उस चक्कर में आपने सारा जो है वो
तो अफसोस है। और मैं नहीं समझता कि काजी साहब को ख़ुद भी अंदाज़ा होगा इस बात का, होना चाहिए। और अगर उनको उम्मीद थी मुस्लिम लीग नवाज से या किसी और जमात से, वो शायद नहीं जानते कि थ्रो अंडर द बस। आज इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र किया। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो बहुत से लोग उन पर तनकीद करते हैं, मैं भी कुछ तो थोड़ी बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन मैं मजमूई तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के जो बहुत से काम हैं उनके, ख़ास तौर पे कराची में अमन नहीं होता अगर वो सुमोटो ना लेते, और बहुत सारे वाक़यात, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब का बड़ा कदरदान हूँ मजमूई तौर पे। वो छोड़ देंगे उन्होंने जो है वो एक बोतल और बाकी जो केसेस और ये सारे, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक उनकी इज्जत और दाग, अगर उनके साहबजादे मौसूफ और बाकी जो उनके साथ मामला चले वो ना होता है तो वो एक बड़ी अच्छी शख्सियत और अच्छे वो उसके साथ जाते। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि थोड़े दिन रह गए थे चौधरी साहब के जाने में, इफ्तिखार चौधरी साहब के जाने में, तो नवाज शरीफ साहब खुश नहीं थे उनसे आखिरी दिनों में। ये सब एक कोई फैसला इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया तो मियाँ साहब ने उस पर कहा कि कितने दिन रह गए ने, मियाँ साहब खुश नहीं थे इफ्तिखार चौधरी साहब। तो हम भी वहीं मौजूद थे आसपास कहीं, तो हमने भी सुना। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाद में ये बात बड़ी हिस्सा रहेगी कि जब जनरल मुशर्रफ ने मुल्क से जाना था बाहर और ये तय हो गया है खलीजी रियासत के साथ और उनका जहाज़ भी आ गया और सारा, और मियाँ साहब ने फिर कहा कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा एक आध दिन बाद चौधरी साहब से मेरे ख्याल से गलती हुई कि उन्होंने सारा तय होने के बाद जो है ना एक फ़ाइनल टेलीफोन कर दिया मियाँ साहब को कि मियाँ साहब वो सब तय हो गया है, वो जहाज़ वाज आ गया तो खैर है। मियाँ साहब ने कहा अच्छा वो तो ठहर जाना, एक दो दिन ठहर जाओ, क्या हुआ। एक हंगामा खड़ा हो गया कि भाई वो जहाज़ आ गया है और वो सारा, और ये क्या रौला पड़ा है। उसके बाद जो फिर बाद में ना, उससे पहले से और उसके बाद में भी मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मुशर्रफ साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे, दोनों के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए थे। और फिर जो मुशर्रफ साहब के बाहर जाने का जो लीगल सारे मामला थे ना, लीगल मामला यानी कानूनी मामला, जो नवाज शरीफ साहब जानते हैं उन्हीं के दौर में, तो फिर उसके जो कानूनी तकाजे थे सारे, वो फिर उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का बहुत बड़ा रोल था। वो सारे उसका जो कानूनी रंग उसको जो था तो चौधरी साहब ने उसमें, और इफ्तिखार चौधरी साहब और मुशर्रफ साहब के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो गए थे। देखिए मुशर्रफ साहब के पाकिस्तान जाने से पहले ही वो तलखियाँ वगैरह सारी ख़त्म हो गई थी जो 2007 में खड़ी हुई। तो ये अच्छा होता कि काजी साहब एक ये ग्रुप ख़त्म करवा के जाते, ये ख़त्म होता किस्सा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये अब ख़त्म हो जाएगी ग्रुपिंग, अब अदालत में। और ये इससे बड़ी कोई हमारी बदकिस्मती नहीं थी कि अदालत में तफरीक पैदा हुई। वो पैदा हुई शायद पिछले दौर में, यानी पीडीएम प्री पीडीएम शायद हुई या पोस्ट पीडीएम हुई या जो भी हुआ वो सब। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अब जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अक़लियत अक्सरियत और वो सारे, और ख़ुद अदालत भी इस बात को यकीनन देखेगी। ये मेरी कुछ बड़े सीनियर वकला से जो बज़ाहिर जो है आज, यानी आप यूँ समझ लें कि फ़ाइज़ साहब के साथी हैं, उनसे बात है, उन्हें भी आईनी तरमीम नहीं समझ में आ रही। उन्हें भी नहीं समझ में आ रही कि आईनी बेंच कैसे होगा, कौन से मुकदमे कहाँ जाएंगे, क्या स्यापा पड़ेगा, कैसे बेंच बनेंगे, क्या होगा, तो उनको भी नहीं समझ में आ रही। तो मैंने किसी से कहा, मैंने कहा आप तो उनके दाएं बाएं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो हालात का तकाजा है कि हमें बैठना पड़ा है उनके साथ, हमें भी नहीं समझ में आया। मतलब उसको कोई डिफेंड ही नहीं कर पा रहा कि ये क्या है। तो काजी साहब से बहुत एहतराम के साथ काजी साहब ने मायूस किया, और अगर वो कुछ, और आखिर में तो बिल्कुल ये ऑब्वियस हो गई थी चीज़ के सारी तरमीम और बाकी मामला। तो और देखें ह्यूमन राइट्स के हवाले से फैसला ही नहीं हो पाया। ये सियासी चीज़ को भी आप छोड़ देना, बल्ला और इलेक्शन, वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़
इंसानी हकूक लोग पढ़ें और फैसला करके जाएं कौन किधर है क्या है, वो मतलब अजीब मामला है। तो वो बदकिस्मती के साथ जो है ना, वो फाइजा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इनका और जस्टिस मुनीर साहब का मुकाबला होगा आपस में, और मेरा ख्याल से मुनीर साहब पीछे रह जाएंगे। बहरहाल जी। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन मैं एक तबसरा जो है उन पे ये वो तो वही कर सकता हूँ जो उनके साथी जज कर रहे हैं, मैं वही बात उन्हीं की बातें दोहरा रहा हूँ। पर बाकी मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब खैरियत से गए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, और वो दुबई गए हैं, वहाँ से लंदन जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों गए हैं, सवाल ये कि वो आए क्यों थे ये भी एक इशू है। और मैं हमेशा का, और उनकी हुकूमत है, वो देखें ये आगे जाके तो बात खुलेगी, मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा, ये जो जब तक ये तय नहीं होगा ना कि ये कैसे हुआ, ये कॉम्बो पैकेज कैसे तैयार हुआ अरेंजमेंट का, कि आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी लेगी और तमाम तर बुराइयाँ, तमाम तर अच्छे और बुरे इश्यूज। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये कुछ खुदा का करना ऐसा भी है कि बहुत बुरे इश्यूज जो है वो ये था कि शायद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर चले, जब मैंने कल भी बात की थी। देखिए IMF का मायदा हो गया, शहबाज शरीफ साहब की ज़ात क्या, उन्होंने कभी कोई ऐसी तल्ख बात आगे से नहीं की, सिर्फ इस तरह की नहीं हुई। बाकी कुछ लोग उनके जो हैं वो मतलब है कि अपने आप को शहबाज शरीफ साहब से अभी आगे समझते हैं, उनके रुफा का कुछ बड़े मुनासिब हैं, उन्होंने अपने आप को बड़ा दूर रखा। और मैं राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू कल सुन रहा था, तो उन्होंने भी बहुत, हालांकि देखें मैंने वही कहा ना कि अब ये हमारे सीनियर लोग हैं सियासत में, उन्होंने बड़े बैलेंस बात रखी, कभी उन्होंने बात की, कभी वो पीछे हटे, कभी आगे पीछे, सियासी बात उन्होंने की। लेकिन ये है कि ये जो अब ये जो गुत्थियाँ अदालत की हैं, ये मैं आपको बताऊं ये अब नहीं होगा, ये आपको कोई ग्रुपिंग, ये थोड़े दिनों में होगा। एक जज ने दूसरी बात की, उसने अच्छा इख्तलाफी नोट, तो आपको पता है इख्तलाफी नोट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इख्तलाफी नोट जो है ना, कई दफ़ा मैं तो ज़ाहिर है कि लॉयर ये होने कई सालों से मैं फैसले से ज़्यादा इख्तलाफी नोट पढ़ता हूँ, क्योंकि इख्तलाफी नोट में वो नुक्ते आपको पता चलते हैं कि जनाब एक इंडिपेंडेंट माइंड से के साथ किसी ने इख्तलाफी नोट लिखा है। इख्तलाफी नोट के भाई सारे जज साहिबान एक बात कर रहे हैं, और एक जज साहब ने, जैसे या अफरीदी साहब, इख्तलाफी नोट को फिर आपको रीज़न समझ में आता है ना कि भाई एक मिनट हट जाओ, ये अच्छा इसमें ये नुक्ता इसमें ऐसे है, ये नुक्ता ऐसे है, ये इस तरह से बात होती है, अच्छा ऐसे ये बात भी निकलती है, ये एंगल भी इसका निकलता है। मतलब ये नहीं कि वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, मतलब एक फैसले जो है ना इख्तलाफी नोट, चाहे वो अकलियत में क्यों ना हो, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपको लगता है कि यार ये मुख्तलिफ है, वो खिलाफ नहीं रहे, मैं अपनी कई दफ़ा आपको लगता है कि इख्तलाफी नोट ही शायद सही था, कई सालों से हम कवर कर रहे हैं अदालतों को, तो ये शायद अक्सरियती फैसले से इख्तलाफी नोट अच्छा था, फिर कहते हैं नहीं इख्तलाफी नोट नहीं। तो ये जो डिसेंट होता है ना, इख्तलाफ, ये अलग बात है, मगर ये तो गालम गलोच शुरू हो गई थी ना आखिर में, तो बिल्कुल वो जो मंसूर अली शाह साहब, वो ये काजी साहब को, और ये कैसे चढ़ गया, फैसला कैसे हो गया, और रजिस्ट्रार को बुलाओ, और ये तो मेरा ख्याल है कि काजी साहब, बहरहाल अल्लाह ताला खुश रखे उन्हें, खैरियत से वो गए हैं। लेकिन ये कि कोई अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा, आखिर में जाते जाते अपने दोस्तों को सबको गिले शिकवे दूर करके जाते तो बेहतर था, आखिर एक दिन में भी वो उनको अच्छा नहीं हुआ। बहरहाल अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें ये ख़त्म होगा टर्मोइल, ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये अभी वाक़या हुआ है इसमें, ये इसको ख़त्म, ये जो भी है ना, ये मुजरमाना फेल है, ये सियासी फेल नहीं है, ये मुजरमाना फेल है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी, ये ख़त्म करनी पड़ेंगी। दूसरा ये IMF के साथ मामला हमने आगे कैसे चलानी है, वही बात सिक्योरिटी, दोबारा फिर सिक्योरिटी के क्राइसिस आपका, सिक्योरिटी कांस्टेंट होती है, सिक्योरिटी आप कभी कह ही नहीं सकते कि सिक्योरिटी जो है ना, आप देखा अभी टर्की के अंदर पुरसुकून, टर्की में वो PKK वाले ये कांस्टेंट फैक्टर है हर मुल्क का कि वहाँ पे दहशतगर्दी और कोई जराइम पेश आना से, तो वो तो कांस्टेंट आपने उधर रखना है, और उसकी शक्लें बदल गई हैं। मुझे नहीं पता अब कभी ISPR के निजी ISPR साहब के साथ या बाकी किसी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो जंगें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, तो इसमें तो ये तो बिल्कुल नई शक्ल की हो गई हैं जंगें, ये तो इसमें कैसे कमिंग डेज में आप देखें ना कि यानी
जो यूक्रेन की जंग हो रही है या जो गज़ा में जारियत है या जो रेड सी में हो रहा है, बाकी तो उसमें तो बिल्कुल एक शक्ल ही आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, आर्टिलरी को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद ये है कि समंदर, समुद्रों की जंग है सारी। अच्छा, आपके पास समंदर भी हैं, आपके पास जो है वो ज़मीन का भी, ज़मीन भी है, शुक्र है खुदा का। फिर आपके पास जो है वो फ़ज़ाइया भी। लेकिन उसकी जो आगे अच्छा, वो उस वक्त होगा जब अवाम, और मैं तो ये फौज अवाम वाला चक्कर नहीं चलाता, सारे पाकिस्तानी हैं, वो कैसे सारे मिलके और सोशल, इतना सोशल अनरेस्ट अगर हो और एक एलीट या बदमाशियाँ बैठी हो और वो जनाब मस्त, उनको पूछने वाला कोई ना हो, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारा आने वाले दिनों में ये ठीक होगा इंशाल्लाह। और ये सोशल अनरेस्ट भी ख़त्म होगा और एहतसाब भी होगा। ठीक है, मैं हमेशा मैं हमेशा इसके लिए, और काफ़ी लोग खोजते भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इंशाल्लाह होगा एक दिन इंशाल्लाह। और इसमें जो है वो ये जो वाक़यात हो रहे हैं ना, मैं हमेशा, बहुत से लोग कहते हैं देखें क्या पाकिस्तान, कहता भाई ये मुल्क जो है इसके पड़ोस में भी नहीं बल्कि अंदर हदूद के अंदर एक ऐसे दिन भी थे आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, अभी चंद साल, हाँ 10 साल तकरीबन, या शायद 8-9 साल पहले, वो जब, और खैबर पख्तूनख्वा के और बाकी सारे मुल्क में जो हालात थे वो, और सब जी, इतने लोग जो हैं वो हमले में, जो ड्रोन अटैक में इतने लोग जो हैं वो मारे गए, और बाकी कोलेटरल डैमेज, कोलेटरल डैमेज 10, 15, 20, 25 लोग। इतना पाकिस्तान उस दबाव से निकला है, अल्लाह का एहसान है, बड़ी कुर्बानी। कभी किसी मज़ार में, कभी किसी सड़क पे, कभी ब्लास्ट हो रहे हैं बम, ये सारे हम उस दौर से निकले हैं, अल्लाह का एहसान है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैन मेड क्राइसिस, ये तो स्यापा खुद डाला हुआ है ना, ये तो खुद से आप, जब उस वक्त से हम निकल आए हैं यहाँ पे, तो इस वक्त तो बिल्कुल हमें बहुत एज ए नेशन सारे ये फरोई मामला से एक तरफ फेंक के बिल्कुल कि वही अपने आप को ठीक करके आगे हम बढ़े, उस दौर से हम निकले। और मैं तो हैरान होता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि हमने उस दौर में पाकिस्तान खड़ा रहा है और कुर्बानियाँ देते रहे लोग, चीथड़े उड़, यानी उनकी बॉडीज नहीं मिलती थी, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हों या वो आम लोग, ये खुद कुछ हमले होते थे, बस सामने की बातें, अटैक्स होते थे। उससे निकल के ये क्या, किन चक्रों में हम लग गए हैं जाके कि जी वो जो उसको ये करो तो उसकी सीट होगी, तो उसका ये होगा, तो ये होगा, उसका पैसा लूट मार करके सारा बाहर पड़ा हुआ है। वो भाई मुल्क को नहीं करें। मैं कल भी कह रहा था, सोशल ये जो खबरें आती है ना रोज़, इतने लोग ज़िबा कर दिया, फलाने ने गोली मार दी, उसने बच्चों को फेंक दिया, ये सोशल अनरेस्ट है। और ये जो मुजाहरे हो रहे होते हैं ये भी सोशल अनरेस्ट का एक, ये भी लोग कानून तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई हो रही है, ये सोशल अनरेस्ट है। क्योंकि आप ज़रा वो देख रहे हैं ना कि भाई ऊपर क्या हो रहा है। तो अदालतों के मामले में तो ख़त्म हुआ कम से कम ये, अदालतों के मामले, अदालतें जो हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी होती हैं किसी भी रियासत की, अदालतों के अंदर ये मामला ख़त्म हुआ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई इसमें हमें नज़र नहीं आएगी आने वाले दिन, लोगों को इंसाफ मिलेगा। मुकम्मल तो इंसाफ नहीं कहीं होता, लेकिन कम से कम एक सुकून चैन तो होता है ना लोगों को कि यार कोई, मतलब वो बादशाह ही होता है नौशेरवा है, वो एक बाहर लगा तो देता है ना जंजीर, कि लोगों को सुकून रहता है कि जंजीर हिलाएं तो कोई इंसाफ मिल जाएगा। तो ये जो है ना एक एहसास लोगों में होना चाहिए कि यहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो बहरहाल मैं अब सियासत से थोड़ा निकल के अब दूसरे इशूज़ पे आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वही खित्ते के हालात और वाक़यात तय करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या होगा आने वाले दिनों में। और अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो 40 या जो कहते हैं ना कि कछुए से हमें थोड़ा सा चीते की स्पीड से रियासत को आगे जाना है। वो तो वाक़यात बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ वाक़, इवेंट्स बहुत तेज़ हो रहे हैं, और ये तो ऐसे ही है ना अंदर का स्यापा, इसको ख़त्म करके और फिर आगे निकले मुल्क। देखें, एक तो ये है कि इलेक्शंस सर पे खड़े हैं, और अमेरिका में भी इलेक्शंस जो हैं मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा, जैसे वहाँ के डिबेट्स देखें ना आप, तो वहाँ पर भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि जनाब ट्रंप आएगा, या जनाब हिलरी क्लिंटन आएंगी, या जनाब बुश की जगह ओबामा, कैसे बराक हुसैन ओबामा, या जो मतलब बुश के बाद
तो बात यह है कि ये अब इतने एक होते ना फुसफुसे से इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कि वो उसमें कैमला हैरिस होंगी, ऐसे ही बस होता है ना, बस जैसे टन टपाव किस्म का, वो एक्साइटमेंट नहीं है वहाँ। अमेरिका आप खोलें ना, वो एक्साइटमेंट नहीं है कि यार, क्योंकि वहाँ पर भी एक रिसेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो दोनों ही पता है सबको क्या होगा। और वहाँ पर जो है वो दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ पे सर पहली दफ़ा वहाँ पर ये बातें डिस्कस हो रही हैं, फॉरेन पॉलिसी कि भाई क्या हुआ है वहाँ पे। एक बेचैनी है, पूरी दुनिया में बेचैनी है, अमेरिका में भी, वेस्ट में भी, पाकिस्तान में, हर जगह। और उसमें आप ये देखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो कतर के बाद वो लंदन चले गए। लंदन में उनकी नजीब मिकाती जो है लेबनान के, उनसे, उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात आज हुई। और जॉर्डन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सफ़ादी, क्योंकि वो जॉर्डन नहीं गए थे तो फिर वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनसे लंदन में ही उनकी मुलाकात हुई। लेकिन यह है कि अब मेरा ख़्याल है कि कोई ख़ास सीज़ फायर का अब दिन नहीं है। अब तो 10 दिन भी नहीं है, 10 दिन रह गए तकरीबन अमेरिकन इलेक्शन। 10 दिन बाद पता चल जाएगा कि ट्रंप है कैमला हैरिस है। तो ये जो है इसमें अब जो मोसाद के सरबराह हैं वो होकर आए हैं जनाब इजिप्ट से, अब इजिप्ट से फिर वापस आए हैं वो, क्योंकि वहाँ पर भी चेंज आया है। हसन राशिद वहाँ पे जो उनके इंटेलिजेंस चीफ चेंज हुए हैं, तो उनसे मुलाकात हुई है। इजिप्ट पूरी कोशिश कर रहा है इसमें कि कोई सीज़ फायर हो, लेकिन ये है कि अब वो कतर जाएंगे दोबारा। अब इस मरहले पे दोबारा सीज़ फायर के लिए इस हफ्ते जो है विलियम बर्न्स भी कतर आ रहे हैं, CIA चीफ भी कतर आ रहे हैं, मोसाद के सरबराह, शिन बेत के सरबराह। कतर, ये जो मुल्क है ना कतर और सऊदी अरेबिया और बाकी ममालिक, ये 1000 दफ़ा कोशिश नाकाम हो जाती है, ये लगे रहते हैं बैकडोर डिप्लोमेसी में। इंडिया, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ख़ासतौर पर, इंडिया का तो मुझे नहीं पता बैकडोर कहीं उन्होंने की हो, पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से रहा है जो अगर बैकडोर डिप्लोमेसी में कहीं इन्वॉल्व हुआ है ना तो करवा के ही दम लिया है। आप सोचे ना, चाइना को अमेरिका से मिलवा दिया, यानी किसिंजर का वो कोल्ड वॉर की शक्ल ही कुछ और हो गई। उसके बाद वो कोल्ड वॉर में फिर चाइना नहीं गया रशिया के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है ना, चाइना अलग रहा। आज की दुनिया से मुख्तलिफ था उस वक्त। चाइना जो है वो खामोश, जब ये सोवियत यूनियन का फड्डा पड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान ज़ाहिर है अमेरिकन ब्लॉक में था। तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक लेवल से लेके और ये जो पड़ोस में जो कुछ हुआ है, प्रॉपर वॉर ऑन टेरर तो जीती है। ये तो उसके अंडे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे जो धमाके हो रहे हैं और हमला, इसको ये भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये सीज़ फायर जनाब अब $1 बिलियन लेबनान की कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हुए हैं जो फ्रांस में हुई है, लेकिन सीज़ फायर नहीं हो रही। 80 के करीब तो लोग फिर शहीद हो गए हैं दोबारा गजा में। और वहाँ पर जो है वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक रिपोर्ट शाया हुई है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये कि जी ईरान जो है वो 1000, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को मैं कोट कर देता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में है कि जी उनकी एक रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि 1000 मिसाइल और ड्रोन्स एक ही वक्त में फायर करने का ईरान प्लान कर रहा था। पहले 200 किए थे एक वक्त में, अब जो आने थे वो 1000 आने थे, कि थर्ड मिसाइल आ गया। और लेकिन वो मेरा ख्याल से वो इस वक्त जो है वो इस तरह की कोई एडवेंचर, इस तरह का, अब तो जो जंग छिड़ गई है वो उसको बंद करना एक प्रॉब्लम हो गई। और ये नेतन्याहू ने लेबनान के साथ छिड़ दी है इस वक्त, और इसी की आड़ में वो गजा के अंदर लोगों का ध्यान लेबनान पे चला गया। अब लेबनान के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेबनान आ गया, और उधर से जो है वो गजा के अंदर जाहिर जारी है। तो मुझे नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सीज़ फायर अभी मिल रहे हैं, आज और कल में 2 दिन होगी मुलाकात कतर में, दोबारा देखते हैं हो भी सही। ये बड़ा अरसा लगा था ये जो अफगानिस्तान, ये तो ओबामा चाह रहे थे यहाँ से, पता नहीं किस ज़माने में ओबामा दौर में निकलना चाह रहे थे, बाइडेन दौर में निकले हैं अमेरिकन। बहुत साल लगे थे, बैकडोर डिप्लोमेसी होती रही, चलते रहे। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि वो यहाँ से निकलें, लेकिन फिर वो फंस गया कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में। इसका क्या इलाज है मेरे पास, मुझे नहीं इल्म इसका। अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसमें आज एक और रिपोर्ट आई है, वो भी बड़ी
इंटरेस्टिंग है पढ़ने वाली, वो कोट करना ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो स्टोरी एक्सक्लूसिव वो बड़ी हैरान कुन है। ये 22nd स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो कहते हैं कि रशिया प्रोवाइडेड टारगेटिंग डेटा फॉर हूती असॉल्ट। हूतीस को जितनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो रशियंस दे रहे थे और वो थ्रू ईरान दे रहे थे, और डेटा सारा जो है वो कि कौन सी शिप कहाँ से गुजरेगी, किसको अटैक करना है, किसको, ये इल्ज़ाम लगाया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स क्रेमलिन का आता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक स्टोरी इंटरेस्टिंग दी है छापी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। अच्छा, इसमें तो ये जो है ना पूरा का पूरा, अब आप देखें कि ये एक डॉट्स मिला के अब आप देखें कि वेस्ट एशिया या गज़ा यूक्रेन के साथ मिलता है, यूक्रेन जो है मिलता है नॉर्थ कोरिया के साथ, जहाँ पर रशिया के लड़ने के लिए उनकी ट्रूप्स आ गई हैं। तो ये डॉट्स पूरे एक, वो सारे जो झगड़े हैं वो सब एक जगह आपको लगता है कि अब ये पीसेस जो कि मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे थे, ये सारे आपको मिलते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है वो तो एक तो ये सीज फायर, अब इसमें से क्या निकलेगा आगे, ये कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा मुल्क रोल प्ले करेगा, कितनी तबाही होगी। ये बैरूत और लेबनान में इतनी तबाही हो गई है कि गज़ा को कौन रिकंस्ट्रक्ट करेगा और लेबनान की रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी। वो तो $1 बिलियन इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सीज फायर नहीं है। लेबनान की बात कर रहा हूँ, गज़ा को तो छोड़ दें आप, वो तो गज़ा को जो है वो वहाँ पे लोगों को दवाइयों के पैसे दे देते हैं, फिर अस्पताल उड़ा देते हैं, मतलब वहाँ ये सूरत हाल है, ठीक है ना। तो बात ये है कि वो एक ज़माने में ये यहाँ पर भी शुरू हो गया था, बच्चों के खिलौने फेंकते थे और खिलौने फट जाते थे बच्चों के हाथ में। ये एक बड़े वॉर क्राइम्स हैं, ये जंगें बड़ी रुथलेस होती हैं। बहरहाल तो ये है कि अब ये इसका सीज फायर तो दूर नज़र नहीं आ रहा। दूसरा जो है वो ब्रिक्स ख़त्म हुई 3 रोज़ा, और ब्रिक्स के ख़ात्मे पे जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है उसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो नॉर्थ कोरिया के साथ मामला है, मैं इसको कंप्लीट करूँगा, नॉर्थ कोरिया के साथ जो मामलात हैं हमारे, नॉर्थ कोरिया हमारे साथ अगर आया है हमारे मुल्क में तो ये हमारा अंदरूनी मामला है। जो नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ था अभी चंद माह पहले जब पुतिन गए थे वहाँ पे, उसका आर्टिकल 4 ये कहता है, एक मुआहदा स्ट्रेटेजिक मुआहदा है, उस स्ट्रेटेजिक मुआहदे का आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क पे कोई एक रियासत या कई रियासतें हमला करें तो वो मुल्क पाबंद होगा कि तमाम तर फौजी और दीगर इमदाद उस मुल्क को दे जिसके ऊपर हमला या जो हालत जंग में है। ये मुआहदा साइन हुआ था, और ये भी मुआहदा जब साइन हुआ था तो ये डिस्कस हो चुका था कि ये जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है कि वो नॉर्थ कोरिया आ गया। तो नॉर्थ कोरिया के साथ ये मुआहदा जो है ये मैं 11 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये उस वक्त की बात है जब पुतिन गए थे वहाँ। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी में कोट कर रहा हूँ, ये जब ये जून के अंदर जब गए प्रेसिडेंट पुतिन ने दौरा किया नॉर्थ कोरिया का, तो ये उस वक्त ब्लूमबर्ग ने कह दिया था कि अनकंडीशनली वॉर ऑन यूक्रेन। तो वहाँ अब आना जो है ना ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये उसी वक्त तय हो गया था मामला कि दोनों नेशंस ने म्यूचुअल डिफेंस डील साइन की है, म्यूचुअल डिफेंस डील, और यूएस ने वार्न किया है कि ये नॉर्थ कोरिया से रशिया ना आए, आर्म्स ना आए, लेकिन वो साइन तो हो गया था। तो अब उन्होंने जो साइन हो गया तो हो गया है। अब ये जो पिक्चर है ये बड़ी एक नई परेशान कुन पिक्चर है कि नॉर्थ कोरिया दरमियान में आ रहा है, और नॉर्थ कोरिया जो है वो अब ज़ेलेंस्की अल्टीमेटली वो बात पुतिन से ही करेंगे। और प्रेसिडेंट पुतिन ने जो आज बात की है, उन्होंने ख़ास तौर पे एक मुल्क का नाम लेके उन्होंने कहा कि उस मुल्क के थ्रू 2 दफ़ा ज़ेलेंस्की ने मुझसे रब्ता किया है, और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया फिर उस मुल्क के सरबराह को, यानी प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन को। उन्होंने पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दफ़ा टर्की के थ्रू, टर्की और ये जो
जो ब्लैक सी के अंदर ये जो ग्रेन डील, गंदम की डील है, उसके ऊपर भी बात हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात भी की है। फिर उसके बाद जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन डिस्कस, ये अलामिया के अंदर मौजूद है। 2 स्टेट सॉल्यूशन मौजूद है ब्रिक्स अलामिया में। इंडियन जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात में, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का बयान दिया मॉस्को में। अच्छा, अब ये है कि ये, लेकिन इसके ऊपर अब, और वही मैंने बात की कि उन्होंने पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारा, और साथ उसके सिक्योरिटी को भी एक इशू बनाया जी। सवाल ये है कि ये क्या ये सिक्योरिटी का भी एक ब्लॉक बन रहा है ब्रिक्स, और क्या ये इकोनॉमी का तो बन रहा है। और इसमें नए मुल्क जो आए हैं, अभी जो नए पार्टनर मुल्क हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग लिस्ट है उनकी, जो ब्रिक्स में नए मुल्क शामिल हो रहे हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान क्या मामला तय हो गए हैं, मुकम्मल तौर पे तय हो गए हैं। आप वक्फा लें, फिर उसके बाद जरा बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जस्टिस शाहजहां अफरीदी साहब के लिए बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? जिस तफरीक का आप जिक्र कर रहे थे, क्या ख़त्म कर पाएंगे? जो आम आदमी को नजर आ रहा है, देखें कोई इतने ये जो, एक तो मैंने कहा ना, ये तकसीम ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये तकसीम जो है ये जज साहिबान में ये अब नहीं होगी, इसके बाद होनी भी नहीं चाहिए, और ये कोई अच्छा तासुर नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी आपस में मेरा ख्याल है कि अब वो बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी और वो नहीं हो रही। सिर्फ इलेक्शन पे सवालात खड़े हैं, और जेन्युइन खड़े हैं। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उस पर बड़े मतलब सवालात खड़े हैं उस इलेक्शन पे। एक मुतनाज़ इलेक्शन है जी। अब उसके कैसे कमीशन बनने चाहिए, जुडिशल कमीशन, और खुली अदालत में लोगों के, जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है। इसको छुपाने की इसमें कौन सी बात है कि आप छुपा के बैठ जाएं? भाई हो सकता है पीटीआई मुकम्मल गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, तो उनको झूठा साबित करना चाहिए ना, खोलने तहकीकात हों तो ख़त्म हो जाए इशू। अगर वो गलत कह रहे हैं तो इसमें ये तो बड़ा बल्कि अच्छा होता है कि इस तरह से उनके, अगर वो गलत बात कर रहे हैं, वो हारे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम जीते हुए हैं, तो उनको फिर साबित कर दिया जाए कि वो हारे हुए हैं। और ये तहकीकात होनी चाहिए इलेक्शन की, जिसकी वजह से बदमज़गी, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा कि इलेक्शन जो है उसके सवाल सब ने उठाए हुए हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान को आप देखें, हाफिज़ नईमुर रहमान, सबसे हम भूल जाते हैं कुछ बातें। ये बात, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं अमीर जमात इस्लामी, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ इस्तीफा दे दिया था। पहले दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जीता। ये देखें, ये कोई कैरेक्टर भी तो होता है। ये सारी कोई सीटों के पीछे ही तो दुनिया में लोग नहीं घूमते फिरते ना। उन्होंने कहा मैं, मेरी सीट ही नहीं है ये, नहीं। तो मतलब है कि एक तो कहीं ग्रेस का मुजाहरा भी करना चाहिए लोगों को। जो हारे हैं वो हारे हैं, जो जीते हैं जीते हैं। तो अब ये तलखी वाला ख़त्म, अब ये डायलॉग शुरू होना चाहिए। और बार मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें होनी चाहिए। वो कुछ नज़र भी आ रहा है हमें, ठीक है, मेरे ख्याल से आगे जो है ना पुरसुकून। लेकिन जब तक एहतसाब नहीं होगा इस मुल्क में, जब तक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी प्रॉपर, उस वक्त तक आप जितना मर्जी कर्जा बाहर से लाते जाएं, ये सारा यहाँ पे ज़ाया हो जाएगा। इसलिए एक दफ़ा आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करके आगे बढ़ना होगा। ये वो बात है जो 20 साल से मैं कह रहा हूँ, 22 साल से कह रहा हूँ, और उम्मीद है मुझे कि एक दिन होगा। और हालात ऐसे हैं ही नहीं कि अब आप उससे। अच्छा, दूसरी जो बात है, वो जो मैंने बात की ना कि ये ब्रिक्स समिट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये जो ब्रिक्स है उसमें एक तो ये हुआ है कि देखें, ये नया ब्लॉक बन गया अचानक। अच्छा, इसके बारे में कभी मेरा नहीं जहन था, मतलब अभी कुछ अर्से पहले तक ये सोचा भी नहीं जा सकता कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के आपस में मिलिट्री पैक्ट हो जाएगा। कहाँ नॉर्थ कोरिया और कहाँ, नॉर्थ कोरिया वैसे रहा तो रशिया के उसमें ही है ना। नॉर्थ कोरिया रशिया की वजह से है, सीधी सी बात है ना। रशिया है तो नॉर्थ कोरिया है, वरना तो कहीं और चला जाता मामला कोरियन वॉर में। लेकिन ये कि मिलिट्री पैक्ट हो गया है,
और वो इस तरह से आएगा इस वक्त इस मतलब में ये। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ब्रिक्स के पार्टनर्स बने हैं, एक तो ब्रिक्स है ना, एक ब्रिक्स प्लस हो गया, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क चले गए, ब्रिक्स प्लस हो गया। अब तो ब्रिक्स का नाम भी पता नहीं किस तरह से बनेगा आगे, वो इज नो मोर ब्रिक्स, ब्रिक्स इसको ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है, लेकिन कितना प्लस करेंगे, वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं मुल्क। 13 मुल्कों को पार्टनरशिप देती है ब्रिक्स ने। और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वजीर ख़ारजा जनाब इसाक डार साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ जैसे जो कम अकल लोगों को ये समझाएंगे कि पिछले 2, 2.5, 3 साल जब से वो हैं और जब से भी हैं वो, ठीक है, इन्हीं की हुकूमत रही है ना ज़माना कबल मसीह से, तो भाई ये मुझे बताएं कि ये यानी दो पार्टियों की या माशाल्लाह रहा है, कोई बताए कि ये इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है। ये जो पार्टनर ममालिक हैं, ब्रिक्स प्लस को तो चलें छोड़े, उसमें ये पार्टनर ममालिक आप देखें, अल्जेरिया, अफ्रीकन कंट्रीज इसमें नई शामिल हुई हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नाइजीरिया, अल्जेरिया, युगांडा, 3 नए अफ्रीकन मुल्क जो हैं वो आ गए हैं एज अ पार्टनर ब्रिक्स में। अच्छा, फिर उसके बाद बोलीविया और क्यूबा, ये 2 मुल्क हैं जो आपको लैटिन अमेरिका से नज़र आ रहे हैं उसमें। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जो टर्की जो है जी। वो पार्टनर हो गया है, और अगले 13 मुल्क और उन्होंने एज अ पार्टनर ले लिए, टर्की भी आ गया है। अच्छा, फिर उज़्बेकिस्तान आ गया है, वियतनाम आ गया, और ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया कह रहे हैं जो भी, वहाँ से आप देखें सबसे बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से और पावर रखता इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स में आ गया है पार्टनर, एज अ पार्टनर। मलेशिया आ गया है और थाईलैंड आ गया है। यानी ईस्ट से ये मुल्क आए हैं, और वहाँ का अगर आप मीडिया देखें तो इस पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये 17वीं स्लाइड देखें, जकार्ता पोस्ट, इंडोनेशिया नेम्ड एज ब्रिक्स पार्टनर एज प्रॉबो टॉप डिप्लोमेट वहाँ पे गए और ओवरसीज डेब्यू किया, फर्स्ट टाइम उनके वजीर खारजा गए वहाँ जनाब, वो मतलब मुल्क खुश हो रहे हैं इस वक्त कि जनाब उनका जो ब्रिक्स प्लस है। और नाइजीरिया को देखें आप, क्या जश्न मनाया जा रहा है। 19th नाइजीरियन ट्रिब्यून, वो मेन हेडलाइन, नाइजीरिया 12 अदर जॉइन ब्रिक्स एज पार्टनर कंट्रीज। ये ब्राज़ील भी आ गया ना ये ब्रिक्स में, ये तो क्यूबा। अब ये देखें ना, उसमें क्यूबा, बोलीविया एंड 11 अदर कंट्रीज, 20 स्लाइड, ये ब्राज़ील के पेपर्स कह रहे हैं। तो मतलब दुनिया में बड़ी सेलिब्रेशन हो रही हैं। तो हम थोड़ा सा, हम हैं तो सही इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसको तेज़ करना चाहिए था ना। पाकिस्तान तो आप समझे कि है ही पाकिस्तान, ब्रिक्स पाकिस्तान ही है, सब समझ लें, इशू नहीं है, मगर इसमें नाम होना चाहिए था, और हम यकीनन इसमें चले जाएंगे कुछ अर्से के बाद। लेकिन ये कि अभी चले जाना चाहिए था, तो ये इसाक डार साहब ज़रा इसकी वजाहत फरमाएं कि क्यों नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा, चाइना और इंडिया के दरमियान, अच्छा मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल है कि चाइना और इंडिया के दरमियान मामला तय हो गए वाकई? दोनों के अलामी अलग अलग हैं, चाइना का अलामी अलग है। मैं इस वक्त देखें, हमारी तो ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। जो इंडिया की तरफ से अलामिया है वो अलग है, मैं उनको खुद पता है कि अलामी में क्या चीज़ें और क्या नहीं है। उनकी तरफ से अलग अलामिया है, उनकी तरफ से अलग। उनकी तरफ से ये कि तमाम डिसंगेजमेंट और ये और वो हो गया सारा, उनकी तरफ से कि रिजॉल्व हो जाएगा, बॉर्डर इशूज़ और बाकी इशू रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। सवाल ये है कि जो LAC है 3,400 कुछ, ये हम जो बात करते हैं ना, तो हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि 3,488 किलोमीटर शायद, ये इंडिया के हवाले से। चाइना तो उसको 2,000 किलोमीटर कहता है सिर्फ। उनकी तरफ से उनका जो मैप है उसमें तो इतनी बड़ी LAC नहीं है। ये LAC असल में कोई कहीं खिंची हुई लाइन भी नहीं है ना। ये तो जो पैक्ट हुआ था इनका, पेट्रोलिंग भी तो एक इशू है ना, कि वो क्या है, उसका मतलब ये है कि उस जगह तक जाके, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो जो पेट्रोलिंग है ना, वहाँ तक गया फौजी, वहाँ जाके कोई ऐसी निशानी फेंक के आ गया कि पता चला वहाँ गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ये इंडिया की तरफ से ना जो पेट्रोलिंग का जिक्र होता है ना, तो बड़ा उसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसका मतलब ये फौजी गया उस इलाके में, ये जो PP 11 और 13 और फटा पड़ा हुआ है,
दौलत बेग ओल्दी और ये गलवान और डैम चौक और देश बैंक। तो इशू ये है कि वो पेट्रोल में होता ही है कि वहाँ गए और जाके कोई ऐसी निशानी फेंक कर आ गए कि जिसे पता चला कि फौजियाँ आया था। ख़ास तौर पे क्या होता है, माचिस की डब्बी या सिगरेट की खाली डब्बी या माचिस की खाली कोई निशान फेंक कर आ गए कि यहाँ पर गया था। मतलब एक तरह से बड़ी, आप समझें कि अजीब सी बात है। अच्छा, तो ये वहाँ यहाँ तक आए और चले गए। अब 50-60 हज़ार फौज है दोनों तरफ से, ये पीछे हटना, इन्होंने हटना है पीछे, और 29 तक कुछ स्टार्ट हुआ है, कुछ आप समझें कि फौजी वापस जाना शुरू है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और बाकी सारे मामला हैं, क्या वो रिजॉल्व हो गए हैं, क्या ख़त्म हो गए मामला, या ये है कि वो 2020 से पहले की स्टेज पे, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या। लेकिन एक कदम मुस्बत है, कदम एक मुस्बत है कि बात तो हुई, और जब बात होगी और आगे जाके डायलॉग होगा और इंगेजमेंट होगी तो बातचीत खुलेगी, मतलब है कि एक कहीं ना कहीं तो ये पहुंचेगा ना मामला। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुकम्मल ख़त्म हो गया है इशू। ये इश्यूज कभी ख़त्म नहीं होते, ये इश्यूज जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते, ख़ास तौर पे जो लैंड, जो सरजमीन का इश्यूज हैं। मुझे बताएं कि ये फ़लस्तीन का इशू ख़त्म हो सकता है, आप चाहे वहाँ पे हाइड्रोजन बम भी गिरा दें, ख़त्म हो जाएगा इशू? नहीं। कश्मीर का मामला ख़त्म हो जाएगा? नहीं। अब जो जो मर्जी, ये नहीं ख़त्म हो सकते, ये ख़त्म हो ही नहीं सकते इशूज, क्योंकि उस जगह पर वो एक मुतनाज़े मामलात हैं जो नहीं तय हुए, तो किसी ना किसी अंदाज में उसको लोगों ने तय करना है। अब बाहर के मुल्क बैठ के, यही तो याहिया सिनवर और हमास और हिजबुल, उनका यही तो होगा, बाहर के मुल्क सारे तय कर रहे हैं बैठ के, हमें हमसे पूछो यहाँ पे कौन से लोग हैं। तो यही मामला जो है ये हर जगह पे। अब उसमें देखना ये है, लेकिन अभी अच्छी बात ये हुई है कि वो जो एक टेंस, एक जो बहुत तनाव था, उसमें ठंडक आई है। क्या मुकम्मल आई है, नहीं आई, वो ज़ाहिर है उधर से भी यकीनन इंडिया भी सोच रहा होगा कि भाई ये कहाँ तक, और उधर से वो भी सोच रहे होंगे, और अमेरिका भी देख रहा होगा कि क्या मुकम्मल चले गए हैं, कहाँ तक गए हैं, कैसे, वैसे भी देख रहा होगा जी। लेकिन ये बहरहाल जो है ब्रिक्स में ये 13 नए मुल्क एज अ पार्टनर आ गए हैं। तो ये ब्रिक्स प्लस करके अब ये प्लस प्लस से बढ़ जाएगा, और बड़ी देखिए ना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ, ये फोरम, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एक तरफ तो ये बन रहे हैं, वो उधर G7 से ही नहीं निकल रहे। वो भाई G7 नहीं है इकॉनमी, वो छोड़ दें, क्या कौन सा G7, फिर वो G20 हो गया, फिर वो G20 के अंदर भी वो, ये जो है ये अब ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये जो आया ना, ये सऊदी अरेबिया ने इस्लामी मुल्कों की फ़ौज बनाई, तो यहाँ पर मैं नाम ले तो बहुत से लोग सरे होते थे, वो छोटे छोटे मुल्कों की बड़ी अहमियत है इस वक्त। आप उनको एक एक जजीरे की अहमियत है, पैसिफिक में जजीरों की, आप एक छोटे से जजीरे की इस वक्त अहमियत है। तो आप उन मुल्कों को छोड़ दें जो अफ्रीका में मौजूद हैं और जहाँ पे जो है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले दिनों में, ग्लोबल साउथ के सारे मुल्क। तो पाकिस्तान, ये अंदरूनी इंतशार, हम बड़ी जगहों से तो निकल गए और अल्लाह का शुक्र निकल गए। सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट फैक्टर है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ साथ जब तक ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पैसा जो है वो एलिट कैप्चर जो है, एलिट को जब तक कैप्चर नहीं किया जाएगा ना तो उस वक्त तक जो है ये, और ये मेरे ख्याल से हम इन बुरानों से भी निकल जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी के ना सारे लोग, और थोड़ा गुस्सा वुस्सा अपना सब ख़त्म करें। और ये है कि ज़्यादा मैंने तनकीद कर दी थोड़ी सी फाइज साहब पे, उनसे मुलाकात किसी वक्त करके और गपशप लगाएंगे कि उनका शायद हो सकता है जो हमने देखा हो उनका कोई और एंगल हो, और वो चले गए हैं। मैं सख्त बात भी कर गया हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी उनसे माजरत भी कि अच्छा होता कि वो फैसले ऐसे करके जाते जो उनको अच्छे अल्फाज में हम याद करके आए। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को